गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का। ठीक है बेटा, फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आज हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ और गॉस लॉ का एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और सारे 12th वाले बच्चे, जेई वाले, नीट वाले, सीयूटी वाले, ये सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक होगा बेटा हम लोग का, वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है सॉलिड एंगल क्या होता है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सबसे ज्यादा गॉस लॉ। जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे तो गॉस लॉ का हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। गॉस लॉ का क्या क्या एप्लीकेशंस है, गॉस लॉ को डिराइव भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया वेक्टर। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है बेटा, और गॉस लॉ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और गॉस लॉ पढ़ने के बाद गॉस लॉ के कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस हो सकते हैं। पहले तो जो क्लास 12th में आने वाले सारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन सब हम लोग कवर करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल में एकदम एक एक चीज। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे जेई के हिसाब से और नीट के हिसाब से और सीयूटी के हिसाब से भी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ को पढ़ने के लिए कुछ आपको टर्म्स आपको आने चाहिए, जैसे एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एरिया वेक्टर्स क्या होता है। ओके, एरिया वेक्टर्स क्या है, ठीक है। ठीक है बेटा, एरिया वेक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट से देखा जाए, एरिया वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया जाए क्या होता है। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है एरिया वेक्टर्स। एरिया वेक्टर, एरिया जो वेक्टर होता है बेटा, वेक्टर दो चीज से मिलकर बनता है। वेक्टर में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो इसमें इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसमें इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसमें हम जब एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा। और जब भी कोई सरफेस लिया जाएगा और उस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर निकाल रहा हूं, उस सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल रहा हूं, जैसे क्लोज शेप का ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है बेटा, हमारे पास एक क्यूब है, क्लोज शेप है। ये क्या है बेटा, क्लोज शेप हमारे पास एक है ना, क्यूब मान लेते हैं, दिस इज क्यूब। ये क्या है, क्यूब है। क्यूब में कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होता है। मान लो इस वाले सरफेस का, टॉप वाले को मान लेते हैं, इस सरफेस का हमको एरिया वेक्टर निकालना है और इसकी साइड आपको दे दी गई है, ए दी गई है। तो एरिया वेक्टर जब निकालोगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो किसी भी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह उस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड, यदि वो क्लोज शेप है तो नॉर्मली आउटवर्ड। मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग परपेंडिकुलर। नॉर्मल और परपेंडिकुलर में डिफरेंस होता है बेटा। नॉर्मल शब्द बोल रहा हूं, नॉर्मल है ना, नॉर्मली। तो ये जो एरिया वेक्टर होता है वह उस सरफेस के नॉर्मली होता है। जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है उस सरफेस के नॉर्मल होगा। नॉर्मल और परपेंडिकुलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मान लो कि सरफेस हम लोग का बिल्कुल सिंपल है, प्लेन सरफेस है, जैसे मान लो कि प्लेन एक लाइन है, देखिए ये इस पर क्या हो गया, इसको परपेंडिकुलर कहिए या नॉर्मल कहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए तो मान लो कर्व सरफेस हो गया बेटा, कर्व सरफेस हो गया। अब इस पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल खींचना है, एक कर्व सरफेस है और पॉइंट पी पर हमको नॉर्मल खींचना है, तो नॉर्मल का मीनिंग होता है जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल खींचना होगा सबसे पहले वहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, एक स्पर्श रेखा खींचिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। और हमने पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, कर्व सरफेस बेटा, और यहां पर हम पी पर नॉर्मल खींचना चाहते हैं तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए।
और जो टेंजेंट होता है, दिस इज टेंजेंट, दिस इज बेटा टेंजेंट ना, हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। और उस टेंजेंट के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाता है। एक और अच्छी बात अभी बता देता हूं, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर कोई स्फेयर है बेटा, स्फेयर मान लीजिए, अगर कोई स्फेयर है ना, तो किसी भी स्फेयर की जो रेडियस होती है, अगर किसी स्फेयर की मैं रेडियस खींचूं, रेडियल लाइन खींचूं, तो ये जो रेडियल लाइन होती है बेटा, ये लाइन ये नॉर्मल होती है। किसी स्फेयर की रेडियल लाइन हमेशा नॉर्मल की तरह ट्रीट होती है। ऐसा क्यों? तो एक छोटे क्लासों में आपको पढ़ाया गया होगा, मान लीजिए एक थ्योरम पढ़ो क्लास 10th में, क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है बेटा, 90 बनता है हमेशा। सर्कल में रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। तो अगर मैं रेडियस को आगे बढ़ा दूं, ये तो नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। नॉर्मल की डिफिनेशन ही होता है कि नॉर्मल का मतलब जो टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनाए, 90 बनाए। तो किसी भी सर्कल की रेडियस या किसी भी स्फेयर की जो रेडियस होती है, रेडियल जो लाइन होती है, वो सरफेस पर नॉर्मल होती है। ये बहुत काम करेगा जब गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे। तो किसी भी स्फेयर की जो रेडियस है बेटा, किसी भी स्फेयर की जो रेडियस है, किसी भी स्फेयर की जो रेडियस है बेटा, किसी भी स्फेयर की जो रेडियस है, रेडियस ये हम लोग का काम करेगा, आपके नॉर्मल्स की तरह काम कर देगा। ठीक है बेटा, ओके। तो ये ध्यान हमको रखना है। चलिए, तो डायरेक्शन देख रहे बेटा, डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्यूब है, ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक क्यूब है ना, एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, 6 सरफेस होते हैं। और टॉप वाले का हमको एरिया वेक्टर चाहिए, मैं कुछ नाम भी दे रहा हूं इसका, ए बी सी और डी, और मान लो इसकी साइड कितना है बेटा, ए मान लेता हूं मैं। ओके, और मैंने यहां पर दिखा दिया है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक चीज बता दें आपको, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा जे कैप, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन होगा क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर पूरा मैं इसको दिखाऊं इस तरीके से कि अगर मान लीजिए कि एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया बेटा जेड एंड जेड डैश। जेड एक्स जानते ना, जेड एक्स एकदम प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। रियली में बेटा जेड एक्स ऐसे है, देखो ये जेड एक्सिस होता है, एकदम प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होता है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो यहां पर ओ एक्स परपेंडिकुलर है ओ वाई के, परपेंडिकुलर है ओ जेड के, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये एंगल कितने का बेटा, 90 का है। ध्यान रखिएगा, एंगल कितने का है, 90 का है, क्योंकि ओ एक्स परपेंडिकुलर ओ वाई परपेंडिकुलर ओ जेड होता है। तो डायरेक्शन का बता दें, ये डायरेक्शन जो होता है इसको बोलते हैं आई कैप, अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप। इसका डायरेक्शन बेटा माइनस आई कैप, इसका डायरेक्शन जे कैप, इसका डायरेक्शन माइनस के जे कैप। अगर आउटवर्ड आते हैं तो के कैप, और अगर प्लेन के नॉर्मली इनवर्ड जाते हो तो डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप। फिर कोऑर्डिनेट अगर दिया है, एंगल दिया है, तो हम डायरेक्शन किसी का भी निकाल सकते हैं, वो सब सीखेंगे हम लोग। अभी रफली जान लीजिए आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में। तो क्या पूछा है, फाइंड द एरिया वेक्टर, फाइंड द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया वेक्टर चाहिए। तो अगर इसका मैं एरिया वेक्टर निकालूं, वेक्टर ए, तो पहले क्या निकालूंगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अगर साइड ए है तो इसका मैग्नीट्यूड में इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर है, स्क्वायर की एरिया ए स्क्वायर। और डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड। किसी भी सरफेस का
जो डायरेक्शन होगा उस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड, ध्यान रखना। तो अगर ए बी सी डी का मैं एरिया वेक्टर निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया ए स्क्वायर, और डायरेक्शन एन कैप, तो एन कैप जो है अलोंग जे कैप, तो मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर जे कैप। ये हो गया बेटा आपका वेक्टर ए। तो ध्यान रखना, अगर इसका डायरेक्शन में निकालूं बेटा, डायरेक्शन निकालूं तो इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, दिस इज एन कैप, है ना। अगर इस नीचे वाले सरफेस का निकालूंगा तो इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा एन कैप। जिसका आपको डायरेक्शन निकालना है उसका डायरेक्शन नॉर्मली जिस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है उस सरफेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और किसी भी सरफेस एरिया का डायरेक्शन होता है उस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड उसका डायरेक्शन हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम एरिया वेक्टर के बारे में हमको जरूरत पड़ेगी। बस एक याद रखना छोटा सा फार्मूला कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये क्या हो जाएगा एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप उस जिस सरफेस का हम एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं उस सरफेस के नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये जो है आपका नॉर्मली यूनिट वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर होता है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग को हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, एरिया वेक्टर निकालने के बाद थोड़ा सा एक रफली आइडिया जानना है एंगल के बारे में, थोड़ा सिखा दे, हल्का सा एंगल की जरूरत हमको पड़ेगी। अच्छा, जैसे इस तरह मान लो कि सरफेस अगर आ गया ना, ऐसा सरफेस अगर आ गया है बेटा, और मान लो इस पर मैं छोटा सा एक स्ट्रिप ले रहा हूं ना, ये हो जाएगा ds, तो यहां पर उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा एन कैप। इस वाले का डायरेक्शन किधर होगा बेटा एन कैप, इधर आ जाएगा। इस वाले का डायरेक्शन किधर हो जाएगा बेटा एन कैप, इधर आ जाएगा। अगर इधर मैं कोई स्ट्रिप लेता हूं, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा एन कैप। जिस सरफेस का डायरेक्शन चाहिए उस सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, 3D फिगर है तो 2D में नो प्रॉब्लम। अगर 2D फिगर है तो डायरेक्शन कोई किधर भी हो सकता है, इधर भी आपका एन कैप हो सकता है या इधर भी आपका एन कैप हो सकता है। लेकिन अगर क्लोज शेप है तो अगर कोई क्लोज शेप है, 3 डायमेंशन फिगर है, तो किसी सरफेस का डायरेक्शन निकालेंगे तो नॉर्मली आउटवर्ड। और थोड़ा सा एक एंगल होता है बेटा, सॉलिड एंगल्स के बारे में थोड़ा सा सिखा दे। एंगल ना, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल के बारे में अगर आपको आइडिया होगा, जैसे अगर प्लेन एंगल के बारे में अगर आप पढ़े होंगे सिंपल छोटे से क्लासरूम में, एक सर्कल है और सर्कल रेडियस r है, ये o है। अगर मान लो कि थीटा है, a और b है, तो थीटा कैसे निकालते बेटा, तो आप लोग पढ़े होंगे थीटा बराबर आर्क और बाई क्या होता है रेडियस, आर्क बाई रेडियस। यहां से इसकी यूनिट निकल जाती है क्या, रेडियन में आपको आ जाएगा। फिर क्या एंगल के पढ़े होंगे रेडियन, डिग्री, है ना, आपके ग्रेड, मिनट, सेकेंड, ये सब में सब रिलेशंस आप लोग जानते होंगे। ओके, ये भी अब हमको पढ़ना है सॉलिड एंगल। क्या पढ़ना बेटा, सॉलिड एंगल। ये क्या होता है सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशन एंगल होता है। 3 डायमेंशन एंगल होता है, 3 डायमेंशन एंगल है ना, 3 डायमेंशन एंगल एकदम कोन टाइप का, कोन है ना, शंकु, कोन। आइसक्रीम खाते हो या जैसे कि बर्थडे पर जो नहीं टोपी पहनते हो, कोन टाइप, वो सॉलिड एंगल होता है। और ये वाला एंगल हम लोग का बेटा, दिस इज द सॉलिड एंगल। अगर इसको मैं ओमेगा मानता हूं तो इस एंगल को निकालने का जो तरीका है बेटा, ओमेगा बराबर होता है डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। दिस इज आर एंड दिस इज आर, है ना। यहां पर ये डेल्टा ए इसकी सरफेस एरिया है। ये ध्यान रखिएगा एक चीज, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब O और इसका जो मिड पॉइंट है यहां से मिलाने वाला ये जो वेक्टर R है, R नहीं R कैप मान लेते हैं, R कैप एंगल कितना बना है 90 बनना चाहिए। बने जो सरफेस एरिया ले रहे हैं उसको O से अगर उसके मिड पॉइंट को जोड़ा जाए, जो लाइन जा रही है R कैप उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये फार्मूला हम लोग का क्या होगा अप्लीकेबल होगा। अगर कोई छोटा सा एंगल लिया जाए, मान लीजिए छोटे से एंगल के रेस्पेक्ट में अगर लिखा जाए इसको, मान लीजिए बहुत छोटा सा एंगल ले रहे हैं डी ओमेगा ले रहे हैं,
ये जो पट्टी है बेटा क्या मान लेते हैं, इसका एरिया डीए है, तो उस दशा में हो जाएगा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए बाई क्या होगा आर स्क्वायर। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा ओमेगा की जो यूनिट होगी वो होती है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन इसकी एंगल हो जाएगी। एक और खास बात जानेंगे हम, जैसे आप जानते हो कि सर्कल के ना बेटा, सर्कल के सेंटर पर चारों तरफ एंगल कितने का बनता है 360 का, यानी कि 2 पाई रेडियन का बनता है, 2 पाई रेडियन का बनेगा। वैसे ही मान लो कि स्फेयर है बेटा, एक गोला है, क्या बेटा एक स्फेयर है, तो स्फेयर के सेंटर पर टोटल एंगल कितने का बनेगा। जैसे सर्कल के सेंटर पर चारों तरफ एंगल बनता है 2 पाई रेडियन का। अच्छा इसको प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो, देखो कैसे। अगर इसको प्रूव करना चाहो तो बड़ा आसान सी बात है, ओ ए बी, ये आपका थीटा है, ये सर्कल बेटा 2D में मतलब प्लेन एंगल है, तो थीटा बराबर क्या होगा बेटा ए बी बाई क्या हो जाएगा आर। अगर मान लीजिए कि पूरा एंगल लेना चाहते हैं, मतलब ए से घूमते घूमते पूरा ए पर पुनः आ जाना हम चाहते हैं, तो सेंटर पर एंगल कितना बन गया बेटा 360 डिग्री का बन गया। अब ए बी तो पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर और बाई आर, इन कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो कहा जाता है कि पाई रेडियन बराबर 360 अंश, या कह सकते हैं कि 22/7 रेडियन बराबर 360 डिग्री, सॉरी 180 हो जाएगा। अरे 2 पाई न होगा बेटा, समझ गए होंगे। अच्छा मिटा देता हूं, कहां गई रेजर, इसको समझ लो बेटा क्या बोला मैं। तो 360 बराबर 2 पाई रेडियन हो गया बेटा। तो अगर मैं लेता हूं देखो कि 2 पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 360 अंश, है ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 अंश, या कह सकते हैं कि 22/7 रेडियन की वैल्यू होती है 180 अंश होता है। ये फॉर्मूला याद करिएगा, क्लास 10th का फॉर्मूला, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके 3D में देखते हैं, 3D में मान लीजिए कि स्फेयर है बेटा, स्फेयर ना, गोला क्या बोलेंगे गोला, ये वृत्त है बेटा, ये सर्कल है, ये तो सर्कल है वृत्त है, और ये क्या है गोला स्फेयर है, 3 डायमेंशन है। ये आपका 3D फिगर होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग, ये 3 डायमेंशन होता है, और ये क्या होता है आपका 2 डायमेंशन फिगर है। तो 3 डायमेंशन होता है, और पूछा जाए कि यहां पर अगर मान लो एक सरफेस लेता हूं और ये हम लोग का एंगल ले रहे हैं डी ओमेगा, और ये हो जाएगा मान लेते हैं कि डी ए लेता हूं, तो होगा बेटा डी ओमेगा बराबर डी ए, और भाई क्या होगा आर स्क्वायर, रेडियस आर है, तो है ना। अगर पूरा मैं लेता हूं, पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा एक साइकिल अगर चला जाए तो एंगल कितना बन जाएगा, पूरा चारों तरफ घूम लोगे बेटा, ओमेगा अगर मैं निकालूं या इंटीग्रेशन कर दिए दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका डी ए, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर, मान लो कि क्लोज सरफेस के लिए हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस पूरे स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया, और आप जानते होंगे कि एक गोला की, एक स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इट मींस हो जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। 2 बात याद रखिएगा, एक सर्कल के सेंटर पर पूरा एंगल बनता है कितना का, कितने का 360 अंश का, यानी कि 360 अंश का में 2 पाई रेडियन का, लेकिन एक गोला के एक स्फीयर के सेंटर पर चारों तरफ जो एंगल बनता है वो 4 पाई स्टे रेडियन का बनेगा। इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम गॉस थ्योरम के एक न्यूमेरिकल्स, बड़ा दमदार एक न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, कहता है कि एक क्यूब है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है और क्यूब के एक वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है, तो पूछा है कि फ्लक्स निकालिए, कितना फ्लक्स इसका आएगा। उसमें हमें इस फार्मूले का यूज में करूंगा, क्योंकि बहुत किताबों में, बहुत ऑनलाइन बहुत इसको टफ तरीके समझाया गया है, मैं बहुत इजी मेथड में इस क्वेश्चन को क्या करूंगा सॉल्व कर दूंगा एकदम आसान तरीके से, तो उस चीज में मैं इस कंसेप्ट का मैं यूज
करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए सॉलिड एंगल थोड़ा सा एक और देख लीजिए। मान लीजिए कि हम लोग का जो सरफेस है बेटा, सरफेस जो है, सरफेस एकदम परपेंडिकुलर ना होके सरफेस आपका मान लीजिए कि तिरछा हो जाए बेटा, इस तरह का सरफेस दे दे, ऐसे सरफेस आ गया है ना बेटा। और इस अवस्था में मुझे एंगल चाहिए, कैसे बेटा, एंगल हमको चाहिए डी ओमेगा हमको चाहिए। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा बेटा, ये वाला अगर इसको मिलाता हूं मैं, इसके मिड पॉइंट से होते हुए जगह जा रहा है, ये तो हो जाएगा आर कैप। और इस सरफेस का बेटा, इस सरफेस का डायरेक्शन एन कैप इधर आ जाएगा, और इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगल थीटा बन जाएगा। माने आपका जो सरफेस है थोड़ा सा तिरछा हो गया है, तब एंगल हमको लेना है, नापना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। मान लो बेटा इसकी जो सरफेस एरिया ये वाला, इसकी एरिया को मान लेते हैं क्या है, डीए है, मतलब वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर वाइज। अगर इसको रिसरूट करिए, इसको रिसरूट करिए, ये हो गया मान लीजिए वेक्टर के ए, तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ ए, और क्या होगा बेटा, एन कैप। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा, वेक्टर ए को स्प्लिटिंग पढ़े होंगे बेटा, किसी वेक्टर को स्प्लिट करते हैं जब, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और थीटा डिग्री पर इसको स्प्लिट करना है, ये कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कितना हो जाएगा, ए साइन के थीटा। फिर अगर ऐसे मान लो कि अगर ये कोई वेक्टर ए दिया है, अगर वर्टिकल से एंगल दिया गया है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हो जाएगा ए कॉस के थीटा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। ये सब 11th में हम लोग पढ़े होंगे। तो मैं इस वेक्टर ए को स्प्लिट कर रहा हूं, तो अगर वेक्टर ए को स्प्लिट करूंगा, वेक्टर ए को स्प्लिट करूंगा, तो इधर वाला कंपोनेंट हमारा क्या मिलेगा, ए कॉस के क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि छोटा सा एंगल है, तो मैं डी लगा सकता हूं, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। तो हम लोग का डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा और बाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अगर हमारा सरफेस ना, जो हम लोग का जो सरफेस है उस तिरछा हो जाएगा और एंगल को नापना है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। याद ध्यान रखना जो थीटा क्या है, तो थीटा ध्यान रखना, थीटा जो एंगल है आर कैप और किसके बीच में, यन कैप के बीच में बनने वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर। आगे इसको हम स्टडी करेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको यूज हम लोग करेंगे। सॉलिड एंगल सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसके लिए, वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना है। तो हम लोग का पूरा स्टडी जो होगा बेटा, वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना है बहुत बेहतर तरीके से। फाई ई, इसका मैं सिंबल दूंगा फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। एक्चुअली एक 11th में एक चैप्टर था बर्नौली थ्योरम, और बर्नौली थ्योरम में एक मैकेनिकल फ्लक्स के बारे में आप जानते होंगे, है? जैसे किसी पाइप में, अगर मान लीजिए बेटा कोई पाइप है और पाइप में अगर वाटर फ्लो कर रहा है, याद है ना, इसमें पानी जो इंटर कर रहा है, यहां से वाटर बाहर निकल रहा है, कुछ याद है बर्नौली थ्योरम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A1 V1, और यहां पे क्या होता है A2 V2। अब पढ़े होंगे A1 V1 बराबर A2 V2, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एक्चुअली जो A इंटू V है ना, A इंटू V क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसमें जो लिक्विड इंटर कर रहा है A इंटू V, एकदम बिल्कुल ये मैकेनिकल फ्लक्स है ना, ऐसे ही कुछ मिलते जुलने वाला है। A इसमें A इंटू V है, मैकेनिकल फ्लक्स। वैसे हम लोग को पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को पढ़ना है। तो बस इसमें एरिया इंटू वेलोसिटी है, और उसमें क्या आने वाला है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एकदम बिल्कुल से मिलता जुलता रहेगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आपको होगी समझने में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखिए मान लो कि चार्ज है, कोई चार्ज, और चार्ज रेस्ट में है। चार्ज क्या बेटा, रेस्ट में है। जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या करेगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, डेवलप करेगा अपने चारों तरफ। मान लो कि अगर यहां पर कोई एक हेलोस्फेयर है, एक खोखला गोला है, और हेलोस्फेयर के सेंटर पर
मैंने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है। अब इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है बेटा, निकल रही हैं एकदम बिल्कुल ऐसे। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही जानना चाहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यह बताना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू गिवन सरफेस नॉर्मली। किसी सरफेस के नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उन्हीं की संख्या को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे डायग्राम के आधार पर मान लीजिए बेटा ये कोई सरफेस है, यह क्या है, कोई सरफेस है, और इस सरफेस से मान लीजिए कुछ लाइनें जा रही हैं, 1 2 3 4 ऐसे निकल रही है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो कहेंगे इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह कितना हो गया बेटा, 4 लाइन है। कितना लाइन देखो आपका 1 2 3 4, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन समस्या यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इन लाइंस को तो हम देख सकते नहीं है। तो जब इस लाइन को देख नहीं सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे लाइफ में क्या यूजेस है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो डिफिनेशन तो बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस नॉर्मली। किसी भी सरफेस के अभिलंब, हिंदी में बताते हैं किसी दिए गए पृष्ठ के अभिलंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी तो कुछ जानते रहेंगे, तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस नॉर्मली, एकदम 90 डिग्री पर जो निकल रही हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एकदम बिल्कुल मैकेनिकल फ्लक्स जैसा ये भी काम करेगा। ओके, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इसका है, तो इसके बहुत सारे फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग यहां पर 4 फार्मूले पढ़ने वाले हैं और बताएंगे कौन फार्मूला कहां पे यूज किया जाएगा ना। सिंपल शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE, डिफिनेशन याद हो गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू गिवन सरफेस नॉर्मली। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम अगर मैं सॉल्व करूं इसको सिंपल, पहला फार्मूला मान लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेटा एकदम बिल्कुल किसी सरफेस के एकदम नॉर्मली निकल रही है, एकदम 90 डिग्री पर निकल रही है बेटा, एकदम 90 डिग्री पर निकल रही है, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो कहा जाता है कि E/A होता है। एकदम 90 डिग्री पर निकल रही है, तो इसको समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए बेटा पहले समझा देते हैं। मान लो बेटा कि ये दर देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं दिखाया हूं, क्या बेटा, दिस इज सिंबल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। अगर सभी लाइनें पैरेलल हैं और बराबर बराबर दूरी पर सिचुएटेड हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। और मैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा मैं रिप्रेजेंट कर देना चाहता हूं, है ना, एक मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहां पर बेटा। मान लीजिए कि हमारे पास थोड़ा दूर दूर बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। अच्छा एक और बात, दोनों यूनिफॉर्म, मान लीजिए दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, E1 और क्या हो गया बेटा E2। लेकिन यहां पर E1 जो है स्ट्रांग है किससे, E2 से, क्योंकि द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। एंड द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेयरर, जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है बेटा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। ओके, देखिए सी द 2 फिगर, 2 चित्र दिखाए गए हैं, एक E1 का और एक E2 का। E1 देखो बेटा, E1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है और E2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रैदरली क्या है, थोड़ा सा दूर दूर है। तो E1 स्ट्रांग है आपके E2 के। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर मैं एक सरफेस ले रहा हूं, मैं यहां पे एक सरफेस ले रहा हूं और उतना ही बड़ा सरफेस मैं यहां पर ले रहा हूं, एकदम सेम, दोनों की एरिया सेम है बेटा।
जो मैं यहां पर सरफेस ले रहा हूं, एकदम ठीक वही सरफेस यहां भी लिया हूं। मैंने एरिया, सरफेस एरिया क्या रखा हूं मैंने? कांस्टेंट रखा है। सरफेस एरिया मैंने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। अब जरा देखना, अगर इसका मैं फ्लक्स काउंट करूं लगभग, तो हमारा ये काउंट होगा 1 2 3 4 5। मैंने कम से कम कर सकते हैं कि आपका 1 2 3 4 5। तो कहेंगे इस वाले फिगर का हमारा जो फ्लक्स हो गया, ये तो 5 हो गया। और इसका काउंट करिए, इसे काउंट करेंगे तो डायग्राम के आधार पर तो 2 ही है, 1 और 2। तो इसका जो फ्लक्स हो गया वह कितना हो गया? 2 हो गया। एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, उसका फ्लक्स भी क्या हो रहा है? ज्यादा मिल रहा है। तो पहला कंसेप्ट हम लोग को मिल गया, क्या? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? ई के होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उस रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलने का चांसेस है। चलिए बेटा, चलिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पहला कंसेप्ट एक हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट लिया जब, अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि इसमें मैं एक एरिया ले रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं एरिया एक ले रहा हूं, ठीक है बेटा। और देखो मैं छोटा सा एक एरिया लिया हूं यहां पर, देखो इस तरह से मैंने एरिया लिया हुआ है। जरा इस एरिया को देखो तो बेटा, छोटी सी एरिया है। अब यहां पे ई कांस्टेंट है, अब यहां पर मैंने ई को क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। छोटी सी एरिया है, फ्लक्स कितना है इसका? डायग्राम के आधार पर कितना फ्लक्स है? 1 होगा, केवल एक लाइन इसको पार कर रही है। लेकिन अगर वही सरफेस एरिया में बढ़ा देता बेटा, अगर वही मैं सरफेस एरिया बढ़ा देता तब तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ जाता। अब उसका फ्लक्स में ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो दूसरा कंसेप्ट ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। एरिया बढ़ाओगे तो ज्यादा फ्लक्स क्या होगा? आपको मिलेगा ना। एरिया बढ़ाओगे तो ज्यादा फ्लक्स आपको मिलने वाला है। दोनों को मिला दो बेटा, दोनों को मिला दीजिए। तो पहला कंसेप्ट है कि फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और दूसरा कंसेप्ट है कि फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को मिलाइए तो फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए। यहां पे क्वेश्चन लगा दीजिए, तो फाई ई बराबर हो जाएगा के और ये हो जाएगा ई इंटू ए। एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 प्राप्त हुई, तो हम लोग का फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। सबसे बेसिक फार्मूला निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा फाई ई एकदम दिमाग में छाप लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हिंदी में वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ये फार्मूला यूज हर जगह नहीं होगा, ये यूज तब होता है जब पहली बात कि सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सभी पैरेलल हो, माने ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह यूनिफॉर्म होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है बेटा वह सरफेस के बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर हुआ। उस दशा में फाई ई बराबर ई इंटू ए यूज किया जाएगा। दो कंडीशन इसका, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। आई रिपीट अगेन, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो हर जगह, हर पॉइंट पर, और जो एरिया है, जो सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल नॉर्मल पास हो रही है। दैट सिचुएशन, उस दशा में मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। ओके, थोड़ा सा और फॉर्मूले को जनरलाइज किया जाए
थोड़ा सा और जनरलाइज किया जाए इस फॉर्मूले को। तो अब हम एक सेकंड कंडीशन ले रहे हैं। एक सेकंड कंडीशन में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस पर। देखो बेटा, परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कुछ ऐसे निकल रही है बेटा, कुछ ऐसे निकल रही हैं। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे निकल रही हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे निकल रही हैं लाइनें हम लोग की, इस तरीके से। जरा यहां देखिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये जो ई है बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म, ये तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, तो ई तो कांस्टेंट है। लेकिन जो ई है नॉट परपेंडिकुलर ऑन द गिवन सरफेस। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में क्या करना बेटा? तो वही वेक्टर रिसोल्यूशन, वेक्टर को रिसोल्यूट कर देंगे, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर वेक्टर हमको चाहिए। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। मान लीजिए कि यहां से एक वेक्टर हम लोग का जा रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बेटा हम लोग का, जैसे मान लीजिए एक सरफेस ऐसे हम लोग का क्या हो जाता है भाई, ठीक है, ऐसे एक सरफेस वो लोग का हम लोग का जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसका मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं ताकि थोड़ा फिगर को समझ में आए, फील किया जा सके। अब यहां पर देखो नॉर्मल नहीं है बेटा, तो हमको क्या करना है कि नॉर्मल वेक्टर निकालना है, एक नॉर्मल वेक्टर हमको निकालना है, ठीक है। और मान लेते हैं कि वर्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वर्टिकल से थीटा डिग्री पर बेंड करके जा रही है, तो ई को रिसोल्यूट कर दीजिए, ई को रिसोल्यूट करिए। अगर मैं ई को रिसोल्यूट कर दूं बेटा, ई को रिसोल्यूट कर दूं, मैं ई को अगर रिसोल्यूट कर देता हूं, तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट की बात करें, ये वाला मिल जाएगा ई कॉस थीटा और ये मिल जाएगा ई साइन थीटा। जो फाई ई है हम लोग का, फाई ई बराबर क्या होता है? ई इंटू ए। लेकिन इस फार्मूले में हम ई का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिए गए प्लेन के नॉर्मल होता है। तो प्लेन के नॉर्मल कौन है? ई कॉस थीटा। ये वैल्यू यहां पर हम पुटअप कर देंगे, तो हम लोग का फाई ई बराबर बन गया ई कॉस थीटा इंटू ए। तो बन गया फाई ई बराबर ई ए एंड कॉस के थीटा। ये थोड़ा सा जनरलाइज हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब वहां पर ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से थोड़ा सा स्लैंट पर तिरछा होकर निकल रही हैं, तब जाके फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तब जाके फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे बेटा? यूज हम लोग कर सकते हैं। आर्गुडिंग, तब जाकर फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करते समय ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आ जाइए 11th में। 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बेटा, दो चीज पढ़ाया गया होगा, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट और एक पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी एंड कॉस के थीटा। और अगर बात क्रॉस की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा और क्या होता है? एन कैप। या सिंपल कहा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस अगर लेंगे यह हो जाएगा ए बी साइन के थीटा। यहां एक और ध्यान रखना कि जब दो वेक्टर और कॉस है तो इसका मतलब डॉट है, और दो वेक्टर और साइन है इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां देखो हम लोग का दो वेक्टर, क्योंकि ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और ए एरिया वेक्टर, ये भी वेक्टर है, और थीटा
दो वेक्टर और cos थीटा, इसका मतलब कि डॉट हो जाएगा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फाई ई बराबर होगा वेक्टर के ई डॉट वेक्टर के ए। और एक और अच्छी जानकारी यहां से मिल गया, इसका मतलब कि जो फाई ई है बेटा वह एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, या एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी होती है, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चूंकि जो फाई ई है इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है बेटा वह डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी हो। इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल देख लिया जाए, न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे मिलेंगे, एक सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल इस पर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दें कि वेक्टर ई का मान आपको दे सकता है क्या कि 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप क्या न्यूटन पर कूलम दे दिया। और मान लो कि एरिया वेक्टर आपको दे दे क्या कि i कैप प्लस 7j कैप एंड प्लस के 2k कैप क्या होगा बेटा मीटर स्क्वायर, ये आपको दे दिया। और कह दे कि फाइंड ये बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कीजिए, तो एकदम आसान है क्वेश्चन। तो फाई ई जब भी निकालोगे तो वेक्टर ई में डॉट करना है वेक्टर ए के, गलती से भी क्रॉस का चिन्ह मत लगा देना है यहाँ पर। तो वेक्टर ए कितना बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और यहां पर हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा i कैप प्लस 7j कैप और प्लस के 2k कैप। अब जानते होंगे जब दो वेक्टरों का डॉट करते हैं तो रूल पढ़ाया गया होगा, i का i में, j का j में, k का k में, बाकी सब जीरो हो जाते हैं, क्यों सब पढ़े होंगे ना। जब डॉट करेंगे तो i का i में, केवल i के कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट में, j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट में और k का k में ना। बोलो तो 4 और हो जाएगा 4, एक कितना 7 तरीके 21 और माइनस के 2 कितना बेटा 21 में 4 जोड़ दीजिए 25 में से 2 निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 23। अब बता दो कहीं का सर बता दिए थोड़ा सा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट थोड़ा देख लिया जाए। यूनिट ऑफ फाई ई, तो फाई ई की जब यूनिट देखोगे तो फाई ई बराबर क्या है बेटा ई इंटू क्या होता है ए होता है। तो कई सारी इसकी यूनिट होगी, एक तो हो जाएगा ई का न्यूटन बाई कूलम और इंटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक और हो सकता है बेटा कि एक और पढ़ेंगे हम जो बोल्ट या एक और फार्मूला आगे पढ़ाया जाएगा, पढ़े होंगे v बराबर ई इंटू क्या होता है डी होता है, तो ई बराबर v बाई डी बोल्ट पर मीटर ना, बोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, अगर वहां से ले ये हो जाएगा वोल्ट और पर मीटर इंटू होगा बेटा मीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे वोल्ट इंटू मीटर। तो 23 वोल्ट इंटू मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी बिल्कुल सिंपल अभी रहे। तो हम लोग कितने फार्मूले पढ़ लिए फाई ई के, फाई ई का एक फार्मूला पढ़ लिए ई इंटू ए, दूसरा पढ़ लिए फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और तीसरा पढ़ लिए फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ई मान लीजिए कि जो हम लोग का ई है वह नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग है और परपेंडिकुलर में नहीं है, नॉट ऑल्सो। वेक्टर ई जो है बेटा वेक्टर ई नॉन यूनिफॉर्म है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो सरफेस से एंगल पर किसी एंगल पर निकल रही है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ओके इसको समझते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, जैसे मान लो ये हम लोग का कोई सरफेस है, कोई बंद सरफेस है और यहां पर प्लस क्यू कोई चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब निकल रही होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब निकल रही होंगे बेटा। देखो मान लेते हैं कि ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं छोटा सा यहां पे एक स्ट्रिप लेता हूं ds, जिसकी एरिया क्या है बेटा ds है,
और ये मान लेते इसका डायरेक्शन एन कैप इधर है और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है ना। एक तो ई अलग अलग है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा, अलग अलग है, और ये थीटा की वैल्यू भी अलग अलग जगह पर क्या है, अलग अलग है। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले हम छोटे से एरिया का एक छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे। मैं निकालूंगा इसका डी फाई ई निकाला जाएगा, और डी फाई ई बराबर क्या होगा बेटा, तो ये तो एन कैप है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर डीएस डॉट वेक्टर के क्या हो जाएगा ई, या कह सकते हैं कि डी फाई ई ये हो जाएगा वेक्टर के ई डॉट वेक्टर के डीएस। एकदम छोटे से एरिया का फ्लक्स का है। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं बेटा दोनों तरफ, इंटीग्रेशन डी फाई ई, और इसका भी इंटीग्रेशन कर दूं वेक्टर के ई डॉट वेक्टर के डीएस, ये हो गया मतलब कि क्लोज सरफेस का, क्या हो गया, क्लोज सरफेस का। और यहां पे क्या है बेटा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे सब बच्चे बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते होंगे। ये हो जाएगा फाई ई और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस। सबसे बेहतर फॉर्मूला यही है बेटा, इसकी मदद से हम किसी भी तरह के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का मैं 4 फार्मूला आपको बता दिया, चारों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ओके, याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E इंटू ए, ये तब यूज होगा, ध्यान रखना, कब यूज होगा ये फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मली है, तब यूज करेंगे। दूसरा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये कब यूज करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से नॉर्मली ना निकलकर किसी एंगल से निकल रही है। और तीसरा, इफ यू हैव गिवन, अगर आपको वेक्टर ई और वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया गया है, तो उसको निकालने के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन टू फाइंड द फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। यहां पर वेक्टर ई अगर मान ले कि कांस्टेंट है और सरफेस एरिया कैसा भी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी हम निकाल सकते हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ई की वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो भी इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैंने अलग अलग सरफेस एरिया पर अगर ई की वैल्यू अलग अलग है तो ये फार्मूला हम अप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। मानिए सबसे बेहतर फार्मूला है, इसकी मदद से, लेकिन ध्यान रखना बेटा, यूज करते समय आपको बेहतर इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। इंटीग्रेशन अगर अच्छा रहेगा तभी जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक आइडियाज पढ़ लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित कुछ बेसिक आइडियाज ले लेते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का सबसे अच्छा तरीका गॉस साहब ने दिया। गॉस क्या कहता है बेटा, गॉस क्या कह रहा है, गॉस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेटा सबसे अच्छा एक कंसेप्ट होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गॉस। गॉस की जरूरत हमको क्यों पड़ी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग के पास जो फार्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 NQ/r², जो हम कुलम्स लॉ से, कुलाम के नियम से इस फार्मूले को हम डिराइव किए हुए हैं। ये फार्मूला थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए बेटा क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और वो भी जरूरी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय कूलॉम की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किलें आ रही थी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया था कि अगर एक वायर है बेटा, एक वायर है
और इसके लेंथ क्या है बेटा, इनफाइनाइट कर दिया जाए, अगर माइनस इनफाइनाइट से अगर प्लस इनफाइनाइट कर दिया जाए, और इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाए, और कहा जाए कि यहां से r जीरो डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट कर सकता है। कूलम्ब की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कूलम्ब की मदद से छोटी सी पट्टी लेकर के dq निकाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं सॉल्व कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो जटिल क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही क्वेश्चन जटिल हो जाएगा। फिर हम इस क्वेश्चन को अगर गॉस थ्योरम से लगाया जाए, गॉस थ्योरम से या गॉस लॉ की मदद से इस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी गॉस की मदद से डिफिकल्ट क्वेश्चनों को भी इजी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपके 12th में क्या क्या कंसेप्ट है, आपके इंजीनियरिंग में, मेडिकल में क्या क्या कंसेप्ट है, उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और कुछ एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। गॉस ने कंसेप्ट ये दिया था, गॉस क्या बोला था, पहले इसको समझो। गॉस लॉ क्या कह रहा है, अब इसको डिराइव करेंगे, पर गॉस लॉ क्या कह रहा है। गॉस लॉ सिंपल फार्मूला दिया कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, जैसे मान लो ऐसे कोई सरफेस है बेटा, ये कोई सरफेस है, ये ध्यान रखना, गॉस जो नियम लागू होता है क्लोज सरफेस के लिए, बंद सरफेस के लिए। अगर बंद सरफेस नहीं है तो हम लेके क्लोज गॉसियन सरफेस बनाएंगे इमेजिनरी, वो पढ़ेंगे कैसे। मान लो क्लोज सरफेस है बेटा, यहां पर चार्ज कितना है बेटा, यहां चार्ज है प्लस के Q1, यहां चार्ज कितना है माइनस के आपका Q2, यहां पर चार्ज है प्लस के आपका Q3, बाहर एक चार्ज है प्लस के Q4, यहां बाहर चार्ज है माइनस के Q5। देयर मैनी चार्ज पॉइंट्स दे आर सिचुएटेड। अब कह रहा है कि इनका हम इस फिगर के लिए मैं गॉस लॉ अप्लाई करना चाहता हूं, तो इस फिगर पर जो गॉस लॉ लगेगा वो फाई ई बराबर होगा सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस ये ध्यान रखना कि ये जो Q होता है बेटा, ये जो Q है वह इनक्लोज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है। जो गॉसियन सरफेस या जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज आएगा उसको काउंट करेगा। कौन कौन चार्ज अंदर, कौन है, सरफेस के अंदर चार्ज को जोड़िए, चार्ज के अंदर एडिटिविटी है, उसको जोड़ दो। सरफेस के अंदर का क्या, बाहर का नहीं, अंदर का चार्ज कौन कौन है, Q1 है बेटा, और प्लस के माइनस के Q2 है, और प्लस के क्या है Q3 है। ऐसे भाग कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या बाहर वाला चार्ज का जो फ्लक्स होता है, अगर इसको तो मैथमेटिकली मैं लिखूं, इस तरह लिख सकता हूं मैथमेटिकली, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds बराबर Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो कि हमारा P एक पॉइंट है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो हमको मिलेगा, वो ड्यू टू ऑल चार्जेस, माने पॉइंट P पर इस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से मैं पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3, ड्यू टू Q4, ड्यू टू Q5। यानी कि जो चार्ज सरफेस के बाहर होते हैं, उस चार्ज का भी P पर क्या इफेक्ट आएगा, वो इस फार्मूले की मदद से निकल जाएगा। ये मैजिक है। माने इसमें जो E है ना बेटा, इसमें जो E होता है, इसमें जो E है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो फार्मूला लिखा जा रहा है गॉस का कि वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में, अगर मान लीजिए कि हमने कोई सरफेस लिया, कुछ सरफेस इसके अंदर है, यहां Q1 और यहां पर Q2, और एक सरफेस मान ली कि इसके बाहर है,
अब मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसमें ये वाला जो Q है ना बेटा, ये सिग्मा जो Q ले रहे हो, ये तो इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड चार्ज, जो क्लोज सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वही काउंट होगा। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो Q1 का भी, Q2 का भी और Q3 का भी। सारे चार्जेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है P पर, इसको ये निकाल रहा है ना? ये ध्यान रखिएगा। जो चार्ज, देखो बेटा, अगर मान लो कोई चार्ज अंदर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर ऐसे निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके बाहर निकलेंगी। ओके, होता यह है कि अगर कोई चार्ज बाहर होता है बेटा, अगर मान लो कोई चार्ज बाहर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। जरा इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, यहां पर देखो, और इस पॉइंट को यहां पर देखो। यहां पर कितनी लाइनें जा रही हैं? 2 लाइन सरफेस के अंदर जा रही हैं। यहां पर हमारा फाई ई का मान हो गया -2, और देखिए इस 2 पॉइंट से बाहर निकल रही हैं, यहां फाई ई का मान हो गया +2, इसलिए अगर दोनों को जोड़ देंगे तो -2 और +2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो चार्ज बाहर होता है तो बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा, लेकिन फ्लक्स में काउंट नहीं होगा वो, क्योंकि जितनी लाइन, जो चार्ज बाहर होता है उसकी वजह से जितनी लाइन सरफेस के, क्लोज सरफेस के अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इसलिए इसका टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा, जब भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करते समय ध्यान रखिए कि इस वाले फार्मूले में ये जो Q होगा, यह Q केवल क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज लिया जाएगा। बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है लेकिन फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर। कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चन लगाते हैं, फिर गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है, एक छोटे मोटे क्वेश्चन लगाया जाए। जैसे कि मान लीजिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके किताब का, भाई गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा था कि क्यूब है बेटा, एक क्यूब है ना, और क्यूब के एक कॉर्नर पर अगर +Q चार्ज रख दिया जाए तो कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन Q। और फिर पूछ सकता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, वो निकालेंगे हम लोग। तो इसका कह रहा है कि फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फाइंड कर रहा है कि फाई ई की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो गॉस साहब का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो गॉस क्या कह रहा है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें ध्यान रखना ये जो Q है या Q इनक्लोज्ड, वह चार्ज जो क्लोज्ड बॉडी के, क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा है। अब अगर कोई स्फेयर, कोई चार्ज स्फेयर कॉर्नर पर रखेंगे तो कितना हिस्सा उसका अंदर आएगा, इसी को समझना है केवल। देखो तो पहले तो 2D में पढ़ते हैं बेटा, 2D में अगर इसको मैं समझ लूं, 2D में अब मैंने स्क्वायर एक बना दिया, मान लो कि A B C और D, ये स्क्वायर है बेटा, ये क्या है? स्क्वायर है। अगर एक स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पर मैं एक एक सर्कल रख दूं तो बताइए एक सर्कल का कितना हिस्सा स्क्वायर के अंदर आएगा? स्क्वायर के अंदर आएगा, यानी ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए। तो सारे बच्चे कह देंगे फट से 1/4 सर, 1/4 कैसे? इसलिए क्योंकि एक स्फेयर के चारों तरफ एंगल कितना बनता है? 360, और देखिए कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो हो जाएगा 90/360, यानी कि 1/4 पार्ट अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करिए, अगर मैं 3D फिगर लूं, अभी मैंने बताया कि अगर एक स्फेयर है बेटा, स्फेयर गोला,
तो वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है 2 पाई। वृत्त के केंद्र पर कोण कितना बनेगा 360 का। अगर वृत्त है बेटा तो सर्कल है, तो अगर सर्कल है तो सेंटर पर बनेगा 360 का। लेकिन अगर स्फेयर है तो उसके सेंटर पर यहां तो एंगल बन रहा था कितना 2 पाई रेडियन, और यहां एंगल बन रहा था 4 पाई स्टेरेडियन, यानी कि 4 और मैंने 180 यानी कि 720 डिग्री का। ये ध्यान रखना ना, एक सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा 360 का, जबकि एक गोला के एक स्फेयर के सेंटर पर एंगल बनेगा 720 का। अब ये बताओ यहां पर जो रखा जाएगा तो एंगल कितना बनेगा 90, तो हो जाएगा 90/720 माने 1 क्या हो जाएगा 8 पार्ट। इसका मीनिंग ये रहा कि अगर किसी क्यूब के कॉर्नर पर एक स्फेयर रखा जाए तो उसका 1/8 पार्ट क्या होगा अंदर आएगा। 1/8 पार्ट अंदर आता है, 1/8 पार्ट इसका अंदर आ जाएगा। अब तो हम लोग का आंसर आ गया भाई, अब तो आंसर क्लियर, अब आंसर क्लियर हो गया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पूछ रहा है कि अगर एक क्यूब के क्या बेटा एक क्यूब के कॉर्नर पर अगर +Q चार्ज रखा जाए तो इसका कितना टोटल फ्लक्स, देखिए यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी सब इस तरीके से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही हैं। तो पूछा है कि कितनी लाइनें इस क्यूब के सरफेस को छेद करके निकल रही हैं ना, वो हमको चाहिए। तो निकल जाएगा आराम से फाई ई बराबर Q/ε0। यहां Q मतलब वह चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा है, तो जितना चार्ज कॉर्नर पर रखेंगे उसका 1/8 हिस्सा अंदर आएगा, तो हो जाएगा फाई ई बराबर Q/8/ε0, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा Q/8ε0। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। क्यूब के अंदर से जितना फ्लक्स निकलेगा ये इसकी वैल्यू है बेटा। और कहेगा कि एक सरफेस से कितना निकलेगा, एक सरफेस से कितना निकलेगा। तो पहली बात कि कॉर्नर पर बेटा अगर कॉर्नर पर आप चार्ज रखोगे तो एक क्यूब में कितने फेसेस होंगे 6 फेसेस होते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्नर पर रखोगे चार्ज, कॉर्नर पर चार्ज रखोगे, किसी मकान के कॉर्नर पर चार्ज रखोगे बेटा, तो केवल तीन सरफेस को छेद कर निकलेगा। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी क्यूब को लीजिए और किसी क्यूब को लेने के बाद आपने क्यूब को ले लिया बेटा, देखो ये क्यूब हमने बना दिया और मैंने यहां पर क्या लिया है +Q चार्ज हमने रखा है। तो ये किस किस दीवार को पेनिट्रेट कर देगा, देखो तो एक इस दीवार को पेनिट्रेट करेगा, नंबर 1 इसको पेनिट्रेट कर देगा बेटा, एक तो ये नीचे वाला, ये नंबर 2 और एक सामने वाला जो फ्रंट आ रहा है इसको, नंबर 3। केवल 3 दीवारों को ही पेनिट्रेट करके वो निकलेगा, छेद करके वो निकल सकता है। तो अगर एक दीवार ये तीनों का है, ये पूरा मिला के है, ये पूरा टोटल फ्लक्स का है। अगर एक फेस का पूछेगा तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो एक सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ दे बेटा तो यह हो जाएगा Q/8ε0 में 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी Q/24ε0 यह हमारे एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम, एक और क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हम लोग हल करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को हल किया जाएगा बेटा। ओके चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था कि मान लीजिए एक क्या है, एक स्फेयर है बेटा, स्फेयर है। अच्छा स्फेयर के सेंटर पर अगर +Q चार्ज रखोगे ना तो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा, टोटल सबको छेद करके सभी सेसेस को, वह होगा फाई ई बराबर Q/ε0।
अगर चार्ज की पोजीशन चेंज कर दोगे तो भी यही वैल्यू आएगी। अब मान ली कर दे कि ये स्फेयर है बेटा, ये स्फेयर लिया गया है, ये एक स्फेयर का लिया गया। अगर सेमी स्फेयर लिया गया है, यहां पर ऐसे रख दिया बेटा इस तरीके से, और इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब पूछ रहा है इसका टोटल फ्लक्स निकालिए, टोटल फ्लक्स निकालिए। तो एक काम करिए, अगर कोई आधा कटा हुआ फिगर दे दे तो ये कोशिश किया जाता है ना कि हम क्या करें, ऐसा एक ज्योमेट्री बनाएं, एक ऐसा फिगर बनाएं जिसके सेंटर पर हम लोग का प्लस क्यू आ जाए, क्योंकि उसके सेंटर पर प्लस क्यू आएगा तो टोटल फ्लक्स का क्या होगा, ये होगा, सेंटर पर रहेगा तो। और उसके बाद जितना पूछेगा उतना हम, मैंने इसका देखिए निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है a बाई ए नॉट, और ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये से आराम से आप निकाल सकते हैं। a मतलब कितनी सरफेस एरिया है, और a में क्या है, कितनी सरफेस एरिया का पूछ रहा है, और ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया। यहां से आंसर तुरंत आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, अगर इसका निकालना है बेटा तो सबसे पहले हम पूरा कंप्लीट करेंगे उसको, पूरा स्फेयर को कंप्लीट कर देंगे, पूरा गोला हम कंप्लीट करेंगे। और जब पूरा गोला कंप्लीट करोगे तो टोटल फ्लक्स, टोटल जो फ्लक्स होगा बेटा, टोटल फ्लक्स अगर निकालोगे तो टोटल फ्लक्स तो हमारा हो जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कितने का पूछ रहा है, आधा हिस्सा का पूछ रहा है, तो हो जाएगा फाई E बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन, ये बेहतर क्वेश्चन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग पढ़े हो सब बच्चे, ये वाला एक सिंपल एक क्वेश्चन है, जैसे जानते होंगे एक बहुत आसान क्वेश्चन है कि स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है बेटा, ए है ना, स्क्वायर की साइड ए है, और यहां से पूछ रहा है कि a बाई 2 पर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इसका फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ये तो बहुत एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर साइड ए है तो a बाई 2 से इससे कितना फ्लक्स, माने कितनी इस प्लस क्यू चार्ज से निकलने वाली कितनी लाइनें सरफेस होकर गुजरेंगी। तो ये तो आसान है, इसके लिए हम क्या बना देंगे बेटा, क्यूब बना देंगे, फटाक से क्यूब बना देंगे। अब क्यूब बनाने के बाद एक ऐसा क्यूब बनाएंगे बेटा, एक ऐसा क्यूब बनाएंगे जिसकी साइड क्या है, ए है, साइड क्या है बेटा, ए है। तो इसका जो सेंटर ओ मिलेगा वो बिल्कुल आपके ए बाई कहां मिलेगा, 2 पर। ये हो गया प्लस के क्यूब। इसका मतलब तब हम लोग का जो ये आपका चार्ज होगा उस क्यूब के एकदम सेंटर पर आ जाएगा। तब तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल है। और कितने, ये टोटल माने, ये टोटल है बेटा, टोटल माने सभी फेसेस से निकल रहा है, सभी। कितने फेस है इसमें, 6 सरफेस होता है। एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस का मिला के जो फ्लक्स है वह है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कितने का पूछ रहा है, केवल एक सरफेस का पूछ रहा है, तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 6, यानी ये हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए ये भी ठीक था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे बेहतर क्वेश्चन समाते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं। क्वेश्चन यही है, और क्वेश्चन ये था कि एक स्क्वायर है बेटा, ए दे दिया है इसका, है ना, लेकिन चार्ज कहां रखा गया है, चार्ज रखा गया है इसके सेंटर ऑफ मास से ए डिस्टेंस पर, यहां पर चार्ज रख दिया गया है क्यू, ए बाई 2 पर ही रखा है। यानी एक स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर ना, स्क्वायर के साइड कितना है, ए है, और जो चार्ज रखा गया है ठीक उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज कितने हाइट पर, ई हाइट पर रखा गया है। अब पूछा है इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। एक बार वीडियो को स्टॉप करके सवाल को थोड़ा सा सोच लीजिएगा, थोड़ा लगाइएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद इस वीडियो को क्लिक करके देखिएगा
इसका आंसर कितना आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे, वही कंसेप्ट है। अगर ये ए है और ये भी ए, दोनों बराबर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये काम करेंगे, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में अगर ये ए था तो a/2 था, वही करना पड़ेगा तभी, क्योंकि इस प्लस क्यू को एक ऐसा क्यूब बनाइए जिसको सेंटर पर आए। अब आ गया सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको कंसेप्ट को समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट को समझिएगा। मैं एक ऐसा क्यूब बना दिया जिसकी साइड 2a है। साइड कितना बेटा? 2a। मैंने एक ऐसा क्यूब बनाया है जिसकी साइड 2a है। अगर साइड 2a है तब तो उसके सेंटर पर एकदम हम लोग का प्लस क्यू क्या हो जाएगा? आ जाएगा। बोलो बेटा, एकदम कंफर्म समझ रहे होंगे आपके, तब इसके सेंटर पर हम लोग का एकदम क्यू हम लोग का आ जाएगा। बात समझे ना? अगर साइड हमने एक ऐसा क्यूब बनाया है जिसकी साइड 2a है, तब वहां से ए हाइट पर जाओगे तो क्या मिलेगा? क्यूब का सेंटर मिल जाएगा, क्यूब का सेंटर मिल जाएगा। अब इसका टोटल फ्लक्स निकालोगे बेटा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये टोटल का निकल गया, लेकिन हमको तो इसका चाहिए, एक सरफेस का चाहिए, इस सरफेस का चाहिए। मैंने पहले बता दिया, एक बहुत अच्छा फार्मूला मैं लिख के आपको दिया हूं, ये बहुत काम करेगा आपके जटिल टफ क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। और वो क्वेश्चन देखो बेटा, फाई ई निकालने के लिए फार्मूला है ए अपॉन A0 और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें कौन क्या है बता दे पहले। इसमें ए जो नॉट है, ए जो 0 लिखा गया है, यह है टोटल सरफेस एरिया। मैंने इस फिगर के लिए जो ए है, यहां पर A0 जो लिखा गया है, यह है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ओके, और इसमें जो ए है बेटा वह ए ये है, ये एरिया। मैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सरफेस, जितने सरफेस एरिया का फ्लक्स आपको चाहिए, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सरफेस। आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया, आंसर मिल गया बच्चों। कितना खूबसूरत सा एक क्वेश्चन रहा, देख लीजिए। अब मिल गया हम लोग का, बोलिए। तो फाई ई बराबर ए और बाई A0 और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए मने वह सरफेस एरिया जिसका फ्लक्स हमको चाहिए। तो हमको जिस एरिया का फ्लक्स हम निकाल रहे थे बेटा, वह है ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर देख रहे हो, इसके एरिया बता दो बेटा, स्क्वायर के एरिया, साइड स्क्वायर, और इसका साइड क्या है? ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और A0 का मतलब उस टोटल जिसके सेंटर पर चार्ज है, माने A0 माने उस पूरे फिगर, उस टोटल सरफेस एरिया जिसके सेंटर पर क्यू चार्ज सिचुएटेड है। और ये तो क्यू है बेटा, और क्यूब की टोटल सरफेस एरिया जानते हो आप लोग, क्यूब की टोटल सरफेस एरिया TSA टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a माने साइड का स्क्वायर। इसका साइड क्या रखे बेटा? 2a, इसका हो जाएगा 2a, तो 2a का स्क्वायर यानी हो जाएगा 24a स्क्वायर, 24a स्क्वायर। यहां से हो जाएगा 24a स्क्वायर और यहां हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, a स्क्वायर कैंसिल, और इसका करेक्ट आंसर आ गया Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, क्योंकि आप जानते हो जितने इंजीनियरिंग मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये तो समझिए कि बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, जिससे फ्लक्स निकालना बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोग से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के निकालने में गॉस थ्योरम का हम लोग हेल्प ले रहे हैं। अभी हम लोग गॉस थ्योरम क्या है इसको पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहां कहां उसका अप्लाई कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक और फिजिक्स में बड़ा इंजीनियरिंग और मेडिकल बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है, वो
ना, बहुत से चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है बेटा बहुत सुपर सा क्वेश्चन है ये, लेकिन हम लोग इसको एकदम आसानी से प्रूव करेंगे, बहुत इजी मेथड से सिद्ध करेंगे। एक कोन है और कोन के वर्टेक्स पर अगर प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो पूछा है इसका फ्लक्स का क्या होगा। तो बहुत सी किताबों में इसका आंसर दिया है फाई ई बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस थीटा। इस फार्मूले की मदद से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कोन का फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत बच्चे इस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं जानते हैं। अगर कोई बच्चा फार्मूले का डेरिवेशन जानता भी है तो बहुत ही जटिल तरीके से, टफ तरीके से इसका डेरिवेशन जानता है। अब जानते हो इसके डेरिवेशन के लिए बहुत अच्छा मैथमेटिक्स होना चाहिए, इंटीग्रेशन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक इजी से इजी मेथड, एकदम एक आसान मेथड आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कल हम लोग का लेक्चर होगा इसी फार्मूले के डेरिवेशन से और कुछ बेहतरीन फार्मूले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले तो हम लोग का लेक्चर होगा, इस फार्मूले को डिराइव में कर दूंगा, डेरिवेशन कर दूंगा, कहां से आया है उसे एक बेसिक आइडिया निकल जाएगी कि फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। दूसरी बात पढ़ेंगे, गॉस को डिटेल में पढ़ना है बेटा। गॉस को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, गॉस लॉ को। फिर गॉस लॉ को डिटेल में पढ़ने के बाद जो गॉस लॉ है बेटा, गॉस लॉ, इसको डिटेल में पढ़ने के बाद इसका हम लोग करेंगे डेरिवेशन। इस गॉस लॉ का डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन करने के बाद इस गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग जितने भी क्लास 12 के बच्चों, आपने कि सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई या यूपी बोर्ड के जितने बच्चे होंगे, आपके कोर्स में जितने भी डेरिवेशन होंगे उनको बढ़िया तरीके से मैं डिराइव कर दूंगा, एकदम एक एक चीज समझते से। सबसे दिक्कत बच्चे यही समझ नहीं पाते हैं कि किसी सवाल को सॉल्व करते समय हम गॉसियन सरफेस कैसा लें, यही फेल मार जाते हैं बच्चे। जैसे गॉसियन सरफेस अगर मान लेते हैं कि हम वायर का निकाल रहे हैं, तो वायर का फ्लक्स निकालने के लिए अगर मान लें कि पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है, तो हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेंगे। वो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, वो स्फेरिकल होना चाहिए, सिलिंड्रिकल होना चाहिए, या क्यूबॉइड का शेप का होना चाहिए, या क्या लिमिटेशंस है इस पर। सबसे अगर सही ढंग से आपने सही तरीके से गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट कर लिया तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, है ना, बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि गॉस की मदद से हमारा मकसद है कि हम क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व करें। और गॉस का एप्लीकेशन में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, किसी प्रॉब्लम को दिया गया है तो हम किस तरह का गॉसियन सरफेस लें, गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये आपको आ गया, चुनने आपको आ गया, तो गॉसियन सरफेस के न्यूमेरिकल इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, एकदम बिंदास रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बहुत ही बेहतर हर न्यूमेरिकल्स, हर कंसेप्ट को एक इजी वे में आपको डेरिवेशन कराया जाएगा। कोई भी समस्या अगर आपको आती है, आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिख भी सकते हैं। ओके बेटा, प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।